वो अकेडमी के मैदान के एक शांत हिस्से की ओर जाता है, विशाल बर्फ से ढके कोलिजियम के पास। वो राहत की सांस लेता है, खुश है कि आखिरकार वो सबसे दूर है। हालांकि उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि पोमेरेनियन उसकी पीठ से खुशी से चीखती है। वो कहती है कि इतनी तेजी से दौड़ना कितना मजेदार है, और उत्सुकता से अपने अंकल से पूछती है। विकीर धीरे से छोटी लड़की को नीचे उतारता है, फिर वो गंभीरता से समझाता है कि अगर वो सार्वजनिक जगहों पर उसे डैडी कहकर मजाक करेगी तो वो अपने अंकल को मुश्किल में डाल देगी। उसकी गंभीर आवाज सुनकर पोमेरेनियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डरते डरते पूछती है कि क्या वो नाराज है, और जल्दी से माफी मांगती है। वादा करती है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। विकीर का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो नाराज नहीं है, बस कुछ चीजों से निपट रहा है, और उसके सिर पर हाथ फेरता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। वो नीचे झुकता है, पूछता है कि वो अकेली क्यों है। वो बताता है कि उसे ओसिरिस के साथ होना चाहिए था, और पूछता है कि वो कहाँ है। पोमेरेनियन बताती है कि बड़े अंकल उनके ब्रेसलेट लेने गए थे। इंतजार करते समय उसने गार्ड्स के साथ लुका छिपी खेली, लेकिन विकीर को देखने के लिए बेचैन हो गई और चुपके से खुद ही अंदर आ गई। विकीर सोचता है कि उसने अपना रास्ता कैसे बनाया होगा। कल्पना करता है कि उसने नखरे किए होंगे और ह्यूगो को मुश्किल में डाल दिया होगा, जब तक कि वो उसे आने देने के लिए सहमत नहीं हो गया। वो समझता है कि अगर ह्यूगो को रिपोर्ट करना पड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच एक मासूम पोमेरेनियन ऊपर देखती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। विकीर स्थिति को ठीक करने का फैसला करता है। वो पोमेरेनियन से कहता है कि वे उसके बड़े अंकल को ढूंढ लेंगे, और उसका हाथ पकड़कर वे दोनों साथ चले गए। जैसे ही विकीर और पोमेरेनियन हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, वो अचानक रुक जाता है। अचानक रुकने से हैरान पोमेरेनियन ऊपर देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। विकीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके पास बिना किसी को पता चले आ गया है। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत सफेद हुड वाले चोगे में खड़ी थी, जो एक छड़ी के सहारे खड़ी थी, और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। धीरे से वो कहती है कि उसे प्यास लगी है। उसके चुपचाप आने से अभी भी हैरान विकीर उसकी तरफ मुड़ता है। जैसे ही बूढ़ी औरत अपनी बात दोहराती है, विकीर उसके झुर्रीदार चेहरे और चश्मे को देखता है, और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो जानता है कि वो कौन है, लून चर्च की पोप और ताकतवर कोवॉडिस परिवार की मुखिया। वो सालों पुरानी है। वो साम्राज्य के एकीकरण से पहले से रह रही है, जिससे वो आखिरी पारंपरिक सॉन्टिस में से एक बन गई है। वो एक जीवित किंवदंती है। नाबुकोव, लून कोवॉडिस। विकीर हैरान है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। उसकी कद का कोई व्यक्ति अकादमी में क्यों होगा? स्थिति असंभव है। अपनी मूल टाइमलाइन में उसने उसके बारे में केवल इतिहास की किताबों में पढ़ा है, क्योंकि इस समय तक उसे मर जाना चाहिए था। इतिहास में उसकी मौत एक अंदरूनी व्यक्ति द्वारा जहर से दर्ज है, जो सफल हुआ क्योंकि उसकी अपनी शक्ति ने उसे कमजोर बना दिया था। अपने सामने जीवित पोप को देखकर विकीर को भयानक स्पष्टता के साथ समझ में आता है कि इतिहास बदल गया है। वो सोचता है कि क्या अतीत में लौटने के बाद से उसके कार्यों के कारण वो जीवित है। जैसे ही विकीर इस बदलाव को समझता है, उसे आशा की एक किरण महसूस होती है। पोप की शक्ति मानवता के भविष्य के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। उसकी आशा भरी सोच तब खत्म हो जाती है जब पोप की बाल्टी हवा में झूलती हुई आती है और सीधे उसके सिर पर लगती है। बूढ़ी औरत का चेहरा बुढ़ापे के गुस्से में टेढ़ा हो जाता है, और वो लड़के से पानी देने के लिए चिल्लाती है। परेशान और निराश होकर विकीर को याद आता है कि डोलोरिस ने उसे बताया था कि पोप को डिमेंशिया है। उसे एहसास होता है कि डोलोरिस सही है। अपनी वर्तमान स्थिति में पोप बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगी। फिर भी एक परेशान करने वाला विचार बना रहता है। शक्तिशाली उपस्थिति जो उसने पहली बार उसके पास आने पर महसूस की थी, वो उसके बुढ़ापे के व्यवहार से बिल्कुल अलग लगती है। इस हलचल से ध्यान आकर्षित होता है। पोमेरेनियन गुस्से में अपने चाचा का बचाव करती है, जबकि डोलोरिस, जो पोप को ढूंढ रही थी, घबराकर उनकी ओर दौड़ती है। वो पूरी तरह से थकी हुई और हाँफती हुई पहुंचती है। उन्हें पाकर राहत महसूस करती है। सांस लेते हुए डोलोरिस चिंता से पोप से पूछती है कि उसका सहायक सर पीटर कहाँ है और वो अकेली क्यों घूम रही है। पोप उसे नजरअंदाज करती है और पानी की मांग करती रहती है। एक भ्रमित डोलोरिस केवल पूछ सकती है कि क्या उसे प्यास लगी है। विकीर पास के एक कुएं की ओर इशारा करता है और पोप से कहता है कि वो वहां से पानी पी सकती है, लेकिन पोप जिद से अपनी टूटी हुई बाल्टी आगे बढ़ाती है और जोर देती है कि वे उसका इस्तेमाल करके उसके लिए पानी लाएं। तीनों बाल्टी को हैरानी से चुपचाप देखते हैं। नीचे के बड़े छेद से झांकते हुए पोमेरेनियन स्पष्ट बात कहती है, पानी लीक हो जाएगा। पोप टूटी हुई बाल्टी को देखकर सोच में पड़ जाती है और हाँ करती है। फिर एक अजीब हरकत करते हुए वो बाल्टी को कुएं में फेंक देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं।
जैसे ही बाल्टी डूबती है, वो अजीब संतुष्टि के साथ कहती है कि अब इसमें से पानी नहीं बहेगा। उसका व्यवहार अचानक बुढ़ापे से समझदारी में बदल जाता है। विकिर और डोलोरेस की ओर मुड़कर वो कहती है कि सभी चीजें अपने प्राकृतिक रूप में सबसे अच्छी होती हैं। आंखें बंद करके वो रहस्यमयी सलाह देती है कि अगर फर्श में छेद या दरारें हैं तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो समझाती है कि छेदों को किसी बड़ी चीज से ढककर भरा जा सकता है, जैसे कुएं का पानी टूटी हुई बाल्टी को घेर लेता है। डोलोरेस के गाल को धीरे से छूते हुए पोप आगे कहती है, उसे सलाह देती है कि खालीपन को जबरदस्ती भरने की कोशिश न करें। वो युवा संत से कहती है कि चीजें स्वाभाविक रूप से होने दें। ये समझदारी की बात डोलोरेस को बहुत प्रभावित करती है। हालांकि विकिर इस दार्शनिक भाषण से प्रभावित नहीं होता है। वो सीधे सीधे टोकता है और उसके तर्क में व्यावहारिक कमी बताता है। वे अभी भी इससे पानी नहीं पी सकते। पोप उसे जिज्ञासा से देखती है। विकिर के कॉलर से एक छोटी मकड़ी निकलती है। वो बच्ची से बात करता है और उसे काम करने के लिए कहता है। उसके आदेश पर बेबी मैडम अपने मुंह से एक मोटा जाला निकालती है, जो बाल्टी के बड़े छेद को पूरी तरह से बंद कर देता है। बाल्टी ठीक होने के बाद विकिर उसे कुएं में डुबोता है और आसानी से पानी निकाल लेता है। वो भरी हुई बाल्टी पोप को दिखाता है, सीधे उसकी फिलॉसफी को चुनौती देता है। उसे प्यास लगी है, पानी उपलब्ध है और बाल्टी में छेद है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपनी जरूरत का पानी पाने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके व्यावहारिक समाधान से उसके साथी हैरान रह जाते हैं। पोमेरेनियन की आंखें चमक उठती हैं जब वो पूछती है कि क्या उसने जादू का इस्तेमाल किया, जबकि हैरान डोलोरेस केवल उसका नाम हकला पाती है। हालांकि पोप चुप रहती है। उसका बूढ़ा व्यवहार गायब हो जाता है और उसकी जगह एक तेज नजर आ जाती है, क्योंकि उसकी आंखें पवित्र रोशनी से चमकती हुई विकिर पर टिक जाती हैं। उनके तनावपूर्ण पल को एक पादरी के कपड़े पहने एक आदमी ने बाधित किया, जो उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और घबराहट में पोप को बुला रहा था। ये आदमी सब पीटर है, पोप का सेवक है। सांस फूल रही थी, लेकिन राहत महसूस करते हुए उसने बताया कि जब वो गायब हो गई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने डोलोरेस को उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी अटेंडेंट के मौजूद होने पर पोप का टेस्ट खत्म हो गया लगता है। उसकी आवाज, जो अब साफ और समझदारी वाली थी, उसने विकिर से माना कि उसका तरीका सही था। उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली मुस्कान फैल गई जब उसने उसकी फिलॉसफी के बारे में बताया। कभी हार न मानना और हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढना, चाहे कोई भी रुकावट हो। उसने कहा कि यही जिंदगी है जो उसे जीनी है। विकिर चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव समझ नहीं आ रहे थे जब वो उसकी बातें सुन रहा था। अपना मैसेज देने के बाद वो जाने के लिए मुड़ी और अपने अटेंडेंट को जाने को कहा। घबराया हुआ सर पीटर तेजी से उसके पीछे गया। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और विकिर की तरफ मुड़ी और उसे एक छोटा लेकिन सच्चा धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान आई जब उसने बताया कि उसकी वजह से अब वो शांति से जा सकती है। फिर वो मुड़ती है और सर पीटर के साथ चली जाती है, अपने पीछे रहस्य का एक निशान छोड़ जाती है। विकीर, डोलोरेस और पोमेरियन ठीक की गई बाल्टी के साथ आंगन में खड़े रह जाते हैं। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, उस अजीब मुलाकात को समझने की कोशिश करते हुए। डोलोरेस घबराकर विकीर को सलाह देती है कि वो पोप की बातों को ज्यादा गंभीरता से ना ले, समझाते हुए कि वो होश में नहीं थी। बाल्टी पकड़े हुए विकीर जवाब देता है कि ठीक है, क्योंकि इस कोशिश से उसे प्यास लग गई है। फिर डोलोरेस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए मानती है कि उसने पहले छोटी लड़की की बातें सुन ली थीं। हिम्मत जुटाकर वो विकीर से पूछती है कि क्या वो पोमेरियन का डैडी है। इस अप्रत्याशित सवाल से विकीर, जो पानी पीने वाला था, खांसने लगता है और पानी थूक देता है। जैसे ही डोलोरेस और पोमेरियन उसकी तरफ भागते हैं, वो खांसता है और जल्दी से साफ करता है। वो बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि एक जान पहचान वाले की छोटी बहन है और ये सब एक मजाक था। डोलोरेस अजीब तरह से हंसती है, दिखावा करते हुए कि वो बस दोबारा पक्का कर रही थी। हालांकि अंदर से उसे बहुत राहत मिलती है। उसकी राहत पर पोमेरियन उसे गुस्से से घूरती है, जो अपने गाल फुला लेती है, जिससे हैरान डोलोरेस सोचती है कि बच्चा इतना गुस्सा क्यों है। अभी भी खांसते हुए विकीर डोलोरेस से पूछता है कि क्या डैडी वाला सवाल ही वो वजह थी जिससे वो उसे ढूंढ रही थी। वो मना करती है, लेकिन मानती है कि उसे एक एहसान मांगना है। इससे पहले कि वो समझा पाए, एक घोषणा होती है जिसमें दूसरे साल के विजेता की घोषणा की जाती है और ये भी कि तीसरे साल का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। घोषणा सभी प्रतिभागियों को अखाड़े में बुलाती है। घबराकर डोलोरेस को एहसास होता है कि उसका मैच अगला है और वो माफ़ी मांगती है, कहती है कि वे बाद में बात करेंगे।
विकीर शांति से कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वे साथ जाते हैं। कोलोसियो अकादमी के प्रवेश द्वार पर दो नई आकृतियां आती हैं। दो जवान औरतें, एक के नीले और गुलाबी बाल हैं और दूसरी के लाल, आत्मविश्वास से खड़ी हैं। बहुरंगी बालों वाली लड़की इलाके को स्कैन करती है और दृढ़ता से पूछती है, वो कहाँ है? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें